प्रदेश में हर दिन कोरोना के नए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। शनिवार को राज्य में 12 कोरोना मरीज मिले, जबकि इस वक्त राज्य में कुल 262 एक्टिव केस। इसी बीच 9 ओमिक्रॉन पॉजिटिव भी मिल चुके हैं, तो ऐसे में संभावित तीसरी लहर की आहट सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री के कोरोना महामारी प्रबंधन के सलाहकार डॉक्टर वीरेंद्र सिंह इसे तीसरी लहर की शुरुआत कह रहे हैं, जबकि दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट ने हर दावे की हवा निकाल दी थी और अप्रैल के ही सिर्फ 5 दिनों में हालात बद से बदतर हो गए थे। न तो अस्पतालों में ऑक्सीजन थी, न आईसीयू और न ही बेड। ऐसे में अब राज्य भर में इन सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई है। तो वहीं तीसरी लहर का बच्चों पर असर के कयासों के बीच बेड की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है, जबकि वैक्सीनेशन को अब घर घर सर्वे में शामिल कर लिया गया है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का कहना है कि प्रदेश में अब तक 83% से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली और 53% से अधिक लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए भी प्रदेश में 545 ऑक्सीजन प्लांट्स, जनरेशन प्लांट्स स्वीकृत हैं, जिनमें से 475 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं, जबकि 47,000 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की भी आपूर्ति हो चुकी है। इनमें 1000 लीटर मेट्रिक टन मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन उपलब्ध होने लगेगी। तो संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने संभावना जताई है कि तीसरी लहर की शुरुआत लगभग हो चुकी है, और उसको देखते हुए राज्य सरकार जिस तरह से लगातार दावे कर रहा है कि तीसरी लहर को लेकर हम लोगों की तैयारी पूरी है। जिस तरह से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और डॉक्टर वीरेंद्र सिंह भी ये कह चुके हैं संभावना तीसरी लहर की, क्योंकि क्या माने कि शुरुआत हो चुकी है तीसरी लहर की प्रदेश में? जी देखिए कि जिस तरीके से पहली और दूसरी लहर का सामना राजस्थान के लोगों ने किया, शुरुआती जो चरण है वो धीमी रफ्तार से सामने आते हैं। दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट ने काफ़ी कहर बाद में बरपाया, और अब तीसरी लहर की शुरुआत, जैसा कि एक्सपर्ट है जो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह है, जो राजस्थान के सीड्स कोविड विशेषज्ञ हैं और मुख्यमंत्री कोविड सलाहकार समिति के सदस्य भी है, उनकी बात जो उनका जो मायना, उनका मत अहम स्थान रखता है, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि तीसरी लहर की दस्तक ये है। अभी जो मरीज हैं वो अब लगातार 25, 30, 35, 40 के आसपास मिल रहे हैं, और 2 मौत भी एक दिन पहले राजस्थान में दर्ज की गई है, चूरू और राजसमंद जिले में। तो ये एक बड़ा खतरा राजस्थान के लिए खड़ा हुआ है। ओमिक्रॉन मरीज के जो देश में सबसे ज़्यादा मामले हैं वो राजस्थान में 8 मरीज पिछले 2 दिनों में सामने आ चुके हैं। 4 मरीज एक दिन पहले मिले और उससे पहले भी 4 मरीज मिले। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी एसिम्टोमेटिक है, लेकिन जिस तरीके की जो चिंता विशेषज्ञों ने जताई है, आने वाले दिनों का अभी एक्सपर्ट भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि ये वेरिएंट किस तरीके का रूप आने वाले समय में दिखाएगा। तो ऐसे में खतरा राजस्थान के लिए बड़ा है, जिसकी चिंता सरकार को भी करनी चाहिए और आम जनता को भी। बिल्कुल। जिस तरह से विकास आपने बताया कि कल जो 2 मौतें हुई हैं, उनकी बात तो लग रहा है कि अब सरकार को इस पर और ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक तो संक्रमण को हल्के में ही लिया जा रहा है, लेकिन मामले भी जिस तरह बढ़ रहे हैं, और आप बता रहे हैं कि पहली और दूसरी लहर में भी हमने यही देखा था कि हाँ, शुरुआत में मामले काफ़ी कम थे, लेकिन फिर एक साथ तेज़ी से मामले बढ़े थे। तो क्या सरकार इंतजार कर रही है एक साथ तेज़ी से बढ़ने का, उसके बाद ही कुछ नियम, कायदे, कानून लागू होंगे? जी, एक दिन पहले जो मौतें हुई है हम उसी की बात नहीं कर रहे। जो कोरोना ने जिस तरीके से पहली और दूसरी लहर में अपना प्रकोप दिखाया, बड़ी संख्या में जो ऐसे में लोग काल का ग्रास बने, उसे देखते हुए शुरू से ही हमें इसको लेकर चिंता बरतनी चाहिए। जिस तरीके के भीड़ भरे आयोजन राजस्थान में पिछले समय में हुए, जो राजस्थान पूरे देश में पहली बार फुल दर्शक क्षमता के साथ में राजस्थान में पहली बार मैच खेला गया। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में करीब 30,000 लोग जुटे, और अभी 2 दिन पहले कांग्रेस की जो महंगाई को लेकर रैली थी, इसमें भी करीब हजारों लोगों की भीड़ पूरे प्रदेश से और पूरे देश भर से जुटी। तो ये एक बड़ी चिंता राजस्थान के लिए है। ये लोग यहाँ पर रैली मना कर गए, अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे। यदि किसी में भी संक्रमण यदि मौजूद रहा तो वो और दूसरे लोगों में भी फैला सकता है। हम देख सकते हैं, आंकड़े देख सकते हैं कि पहले जहाँ इसके शुरुआती चरण में जो ओमिक्रॉन तीसरी लहर के शुरुआती चरण में जयपुर जिले में ही मरीज सामने आ रहे थे सबसे ज़्यादा, अब दूसरे जिले भी इसकी जद में आने लगे हैं। हनुमानगढ़ में एक दिन पहले राजस्थान में सर्वाधिक 8 मरीज मिले, उससे पहले बीकानेर में सबसे ज़्यादा 7 मरीज रहे, जयपुर भी अब उनके बराबर चल रहा है। तो ये एक बड़ी चिंता पूरे राजस्थान के लिए बढ़ती जा रही है, जिसको रोकना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अब तमाम तरीके की जो सरकार के कार्यक्रम भी पूरे हो चुके हैं। अब सरकार का जश्न तीसरी वर्षगांठ को लेकर है। इस बीच सरकार को जनता के भले के लिए कोई ऐसी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए जिससे संक्रमण
संक्रमण को नियंत्रित रखने में कामयाबी मिल सके। जी। अच्छा, राज्य सरकार इधर ही दावे भी कई किए जा रहे हैं चिकित्सा विभाग की तरफ से कि हमने तीसरी लहर को लेकर तैयारी वो है पूरी कर ली है, तो वो दावों में कितना सक्सेस नजर आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? जी देखिए कि जो हम इंतजामात की बात करें, दूसरी लहर का में जिस तरीके की स्थितियां सामने आई, बड़ी संख्या में लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ी, आईसीयू की ज़रूरत पड़ी, लोगों को बेड नहीं मिल पाए, उसको देखते हुए तीसरी लहर के इंतजामात चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने किए। पूरे प्रदेश में निचले स्तर के अस्पताल जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर भी ऑक्सीजन प्लांट खोले गए, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर करीब 40 से 50 हज़ार निचले स्तर के अस्पतालों तक पहुँचाए गए और करीब 1000 मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता का दावा राजस्थान सरकार और चिकित्सा विभाग अब कर रहा है कि राजस्थान प्रतिदिन 1000 मीट्रिक टन की जो ऑक्सीजन है वो उसका उत्पादन करने में सक्षम है। दूसरी लहर का जो पीक था उस दौरान करीब 350 से 350 प्रतिदिन ऑक्सीजन की आवश्यकता राजस्थान को महसूस हो रही थी और पीक के जो मरीज थे वो 18,000 प्रतिदिन थे। उस लिहाज से 1000 मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता कर लेना एक बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ बात दूसरी है, ओमिक्रॉन के मरीजों में जिस तरीके से लक्षण सामने आ रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता आने वाले दिनों में लगता नहीं है कि इनके मरीजों को पड़ेगी। ऐसे में इंतजामात वो दूसरी दिशा में जाने चाहिए। जो बेड्स की ज़रूरत है लोगों को, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। जो दक्ष स्टाफ है, जो निचले स्तर के अस्पतालों के अंदर यदि गाँव में मरीज बढ़ते हैं तो उनके लिए वहाँ सुविधाएं किस तरीके के, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है, बेड कितने अवेलेबल है, वहाँ पर स्टाफ, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इंतजामात किए जाने चाहिए जो कि अभी धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग भी अब यह निश्चिंत हो चुका है कि इस लहर में कोई ज्यादा प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा, यही घातक है। ये लेकिन जिस तरह से पिछली 2 लहरों की अगर हम बात करें तो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा थे और अब मंत्री भी बदल गए हैं, प्रसादी लाल मीणा जी आ गए हैं। क्या लग रहा है, कितने सक्रिय नजर आ रहे हैं या सिर्फ उद्घाटनों में ही व्यस्त हैं? ये देखिए कि राजस्थान में अभी मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद में जो सबसे अहम विभाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उसकी जिम्मेदारी भी बदली है। जो पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा थे उन्हें एआईसीसी ने गुजरात का प्रभारी बनाकर भेजा। उसके बाद से ये तय हो गया था कि अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी किसी दूसरे मंत्री को मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा प्रसादी लाल मीणा को दिया है, जो कि काफ़ी अनुभवी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। इससे पहले उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास थी, उन्होंने कार्यभार संभाला। उन्होंने कुछ सक्रियता अपनी विभाग के अंदर दिखाई है। उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग हर मरीज के लिए करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जो ट्रेसिंग है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग है, जो कोविड के जो सैंपल है उनकी संख्या भी 1 लाख करने के निर्देश दिए हैं। कोविड टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए भी उन्होंने कहा। इसमें हम देखें तो कोविड टीकाकरण की रफ्तार में पिछले कुछ दिनों में बढ़ोतरी हुई है। करीब 46 लाख जो लोगों को डोज है वो घर घर दस्तक अभियान के बाद लगाई गई है। इसमें से करीब 15 लाख डोज पिछले 10 से 15 दिन के दौरान लगाई है। तो टीकाकरण की गति निश्चित तौर पर बढ़ी है, लेकिन वैक्सीनेशन की गति अभी भी राजस्थान में नहीं बढ़ पाई है। करीब 30 से 35 हज़ार 40 हज़ार के बीच सैंपल लिए जा रहे हैं, जबकि जो कैपेसिटी है वो 1.5 लाख की है। तो जरूरत इस समय ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेस कर उनकी जांच कराने की है। जी चलिए, बिल्कुल विकास, वक्त कम है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया।